सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुधा बुंदेला, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सागवान भिवानी में कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम यशपाल जी के द्वारा रचित लिखी गई कहानी लखनवी अंदाज का सार पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि बच्चों लखनवी अंदाज पाठ से अंदाज लग पा रहा है कि यहाँ लेखक ने किसी नवाब पोस्ट का ही वर्णन किया होगा। अब लेखक इस कहानी को किन परिस्थितियों में लिखते हैं, किन आधारों पर लिखते हैं, उसका वर्णन लेखक अपनी कहानी में कर रहे हैं। यशपाल जी अपनी कहानी लखनवी अंदाज को एक व्यंग्यात्मक कटाक्ष की कैटेगरी में रख रहे हैं, क्योंकि लखनवी अंदाज एक व्यंग्यात्मक कटाक्ष ही तो है जो समाज के उस वर्ग पर प्रहार करती है जो अपने आत्मसम्मान हेतु बनावटी जीवन को जीते ही चले जा रहे हैं। और इसके साथ ही लेखक अपनी इस कहानी के माध्यम से सामंती व्यवस्था का आनंद लूटने वाले ऐसे सफ़ेद पोश लोगों पर अपना व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं कि कैसे वो अपनी शान और शौकत को बनाए रखने हेतु कुछ भी किसी भी हद तक करने को तैयार रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लखनवी अंदाज कहानी का सार पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का सार कुछ इस प्रकार से है। एक बार की बात है कि यशपाल जी चाहते थे कि मैं किसी नई कहानी की रचना करूं, किसी नई कहानी को लिखूं, और उस नई कहानी को लिखने के उद्देश्य से ही वे सोचते हैं कि मुझे कोई एकांत चाहिए। और एकांत कहाँ, जहाँ मैं प्रकृति के दृश्यों का भी आनंद ले सकूं। ऐसा सोच करके लेखक ट्रेन के डिब्बे में जाने की तैयारी करते हैं, और जाना है तो भाई उसके लिए उनको टिकट की भी ज़रूरत थी। तो यशपाल जी जो हैं द्वितीय श्रेणी का एक लोकल ट्रेन में टिकट खरीद लेते हैं और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में वो उस ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश करते हैं। जैसे ही लेखक ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश करते हैं, ये देखते हुए कि वाह, आज तो मुझे खाली डिब्बा मिल गया है, लेकिन प्रवेश करते ही पाते हैं कि एक लखनवी अंदाज में सफ़ेद पोश व्यक्ति पालथी लगाए हुए ट्रेन के डिब्बे की सीट पर बैठे हुए हैं, और सामने ही उनके चद्दर पर, तौलिए पर खीरे रखे हुए थे जो कि धुले हुए दिखाई दे रहे थे। अब लेखक को नवाब साहब ने देख तो लिया, किंतु नवाब साहब को लेखक गवारा नहीं हो रहे थे, अर्थात लेखक नवाब साहब को पसंद नहीं आ रहे थे। क्यों? शायद लेखक सोचते हैं कि हो सकता है जैसे लेखक अपने लिए किसी कहानी की तलाश में एकांत स्थान ढूंढ रहे थे और इसीलिए द्वितीय श्रेणी का टिकट भी खरीदा था, ऐसे ही हो सकता है नवाब साहब भी कोई ना कोई कहानी की तलाश में हो, कुछ न कुछ हो सकता है कहानी लिखना चाहते हो। या फिर नवाब साहब ने देखा कि किसी सफ़ेद पोश व्यक्ति, कौन सफ़ेद पोश व्यक्ति, लेखक भी तो सफ़ेद पोश व्यक्ति थे, उनको देख करके मैं ये खीरे जैसी आम वस्तु को कैसे खाऊंगा, कैसे पचा पाऊंगा, इसलिए नवाब साहब विचलित से हो गए होंगे। अब बच्चों क्या होता है, नवाब साहब का नवाबीपन हम देखते ही चले जाएंगे। कैसे? इस प्रकार से नवाब साहब खिड़की के ओर देखते हैं और आनंद लेते हैं, किसका? प्रकृति के दृश्यों का। किंतु आनंद के साथ साथ नवाब साहब का ध्यान तो खीरे खाने पर भी तो था, क्योंकि शायद उन्होंने खीरे इसलिए भी खरीदे हो कि उनका सफ़र खीरे खा करके कट जाएगा। किंतु अब लेखक क्योंकि प्रवेश हो चुके थे, तो कभी वो खीरे की तरफ देखते हैं तो कभी वो
खिड़की की ओर प्राकृतिक दृश्यों को देखने लग जाते हैं। ऐसी हरकतों पर निगाह किसकी थी? लेखक की थी। और सीधे सीधे तो कोई कैसे देख सकता है बच्चों? तो लेखक ने अपनी कनखियों के माध्यम से देखना शुरू कर दिया। कनखियाँ क्या होती है? आँखों का एक किनारा। उस किनारे से वो नवाब साहब को देखते ही जा रहे थे। अब क्योंकि नवाब साहब को खाने तो थे खीरे, नवाब साहब ने क्या किया? तौलिए को झटकाया, उस पर खिड़की से खीरों को धोया, उन पर नमक, मिर्च और जीरा बुरक डाला। अब क्योंकि खीरे स्वादिष्ट हो चले थे, खीरों का स्वाद और भी बढ़ चुका था, लेखक का भी मन ललचा रहा था और नवाब साहब का तो ललचा ही रहा था। तो नवाब साहब ने एक बार लेखक से पूछा कि आप खीरे खाएंगे? तो जैसे ही खीरे की पूछते हैं, लेखक क्योंकि अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए शुक्रिया कहकर इनकार कर देते हैं। अब पनियाती खीरे थे जो लेखक को भी पसंद आ रहे थे और नवाब साहब को भी पसंद आ रहे थे, किंतु नवाब साहब तो भाई नवाब साहब ही थे, वो कैसे खा सकते थे? तो उन्होंने बच्चों क्या किया? एक एक खीरे की फांक को उठाया और होठों तक ले गए, नाक से सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसे कर करके नवाब साहब ने प्रत्येक कीड़े की फांकों को खिड़की से बाहर की ओर फेंक दिया, मानो कि सूंघने से ही या स्वाद की कल्पना से ही उनको संपूर्ण आनंद मिल रहा हो। अब वो लेखक क्योंकि देख ही रहे थे, अभी भी क्या था, इसके अलावा नवाब साहब क्या करते हैं बच्चों? नवाब साहब जो हैं अपनी सीट पर लेटते हुए एक जोर सी डकार लेते हैं और उनको वो डकार, जोर से डकार आती है और जैसे ही डकार आती है मानो कि लेखक को ऐसे लगा कि वो ऐसा कहने जा रहे हैं कि खानदानी रईसों के खाने का तरीका ही कुछ ऐसा ही होता है। अर्थात वो क्या दिखा रहे हैं? अपनी नवाबशाही दिखा रहे हैं, अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं कि हम तो जो हैं बड़े लोग ऐसे ही सूंघ करके ही या स्वाद की कल्पना करके ही अपने पेट को भर सकते हैं। ऐसा नवाब साहब करते हैं और कहते हैं लेखक की ओर देखते हुए कि खीरा लजीज होता है मगर भारी पड़ता है, पेट ज़्यादा भर जाता है, इसलिए जो है वो इस खीरे को नहीं खा पा रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ आनंद ले रहे हैं, ऐसा वो अपने आप को दर्शाना चाहते हैं। जैसे ही लेखक ने देखा कि कोई व्यक्ति बिना खाए सिर्फ सूंघने से, स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भरने के बाद की आने वाली डकार को ले सकता है, तो क्यों नहीं भाई, मैं भी बिना कहानी, बिना पात्र, बिना कथानक, बिना विषय वस्तु की कहानी क्यों नहीं लिख सकता हूँ। और लेखक मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि वाह भाई वाह, आज मेरे पास भी मेरी कहानी की विषय वस्तु और पात्र तैयार है। ऐसा समझते हुए लेखक जो हैं अपनी कहानी लखनवी अंदाज को लिखते हैं, जो यशपाल जी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कहानी है। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा है? लखनवी अंदाज पाठ का सार। और अब हम लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं, और वो किसकी मदद से? आप सबकी मदद से।
तो पहला प्रश्न हमारा है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर आप बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ही क्यों खरीदा। जवाब हमारे पास है, आप सबके पास है। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? क्योंकि भाई लेखक को थोड़ी सी दूर की यात्रा करनी थी। और किस लिए करनी थी? उनको एक नई कहानी लिखनी थी। तो उस नई कहानी को लिखने के लिए, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद प्राप्त करने के लिए और थोड़े से समय में ही, थोड़े से खर्चे में ही वो अपनी कहानी को पूर्ण कर सके, इस उद्देश्य से लेखक ने जो है द्वितीय श्रेणी का ही टिकट खरीदा था, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। अब हम करने जा रहे हैं दूसरे प्रश्न को। तो देखिए बच्चों, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न यानी मेहनत से खीरे को धोया, काटा, नमक मिर्च भुरका और उस पर जीरा भी लगाया। इतना स्वादिष्ट बनाने के बाद में भी नवाब साहब जो हैं खिड़की से बाहर उस खीरे को क्यों फेंक देते हैं? ऐसा क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पाठ का सारांश सार किया था, हमने क्या देखा था कि नवाब साहब जो कैसे हैं, सफ़ेद पोश है और किसके प्रतीक है? सामंतवादी व्यवस्था के प्रतीक है। लेखक ने कटाक्ष किन पे किया था? नवाब साहब के ऊपर किया था। तो हमने देखा था कि वे बिल्कुल ही खोखले हैं, ढोंगी हैं। तो भाई नवाब साहब जो है बहुत ही ढोंगी, खोखलेपन के शिकार हैं और अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते हैं। इसी वजह से जानबूझ करके अपने आप को किसी सफ़ेद पोश व्यक्ति के सामने छोटा नहीं दिखाना चाहते थे। उनका मानना था कि खीरे जैसी आम वस्तु को वो किसी अनजान जो कि सफ़ेद पोश है उसके समक्ष वो कैसे खा सकते हैं। इसलिए जो है उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर की ओर फेंक डाला था। अब हम तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं बच्चों। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है? बिना खीरा खाए नवाब साहब को डकार लेते देखकर लेखक क्या सोचने पर विवश हो गए। भाई कोई चीज़ खाता है, भोजन को ग्रहण करता है, उसके पश्चात उसको डकार आती है। लेकिन लेखक ने क्या देखा? नवाब साहब ने खीरा नहीं खाया है, किंतु फिर भी वो क्या ले रहे हैं? डकार ले रहे हैं। तो जब लेखक ने ऐसा देखा तो वो क्या सोचने पर विवश हो गए, ये हमारा प्रश्न है। तो हमारा उत्तर क्या है बच्चों? हमारा उत्तर ये रहेगा कि लेखक ने सोचा कि अगर ऐसे ही पेट भरकर जो बिना खाए ही डकार आ सकती है, तो भाई बिना किसी विचार के, बिना किसी घटना के और बिना किसी कथा वस्तु और पात्र के भी तो कहानी लिखी जा सकती है। अर्थात लेखक ने उसी समय ठान लिया था कि मुझे अपनी की कहानी की कथा वस्तु और पात्र ट्रेन के अंदर ही, गाड़ी के अंदर ही मिल चुके हैं। जो किसके ऊपर लिख देते हैं? वो फिर कहानी को नवाब साहब के ऊपर लिख देती है, जिस कहानी का नाम वो क्या रखते हैं? लखनवी अंदाज। तो ये बच्चों हमने जो सार किया था, उस सार में ही तीनों प्रश्नों के उत्तर हमारे समक्ष बखूबी से आ जाते हैं, जिसके उत्तर आप सभी को याद हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो इस बार बोर्ड का सिलेबस है उसमें क्या हुआ है कि 40 to 50% ऑप्शनल बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो मैं आपको कुछ अपने बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न बताती हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न ये रहेगा कि यशपाल जी का जन्म कब हुआ था? तो यशपाल जी का जन्म कब हुआ था भाई? 1907 में। कब हुआ था बच्चों? 1907 में। अब हमारा अगला प्रश्न ये है कि लखनवी अंदाज कहानी के लेखक का नाम क्या है? भाई पता है हमें, लखनवी अंदाज कहानी के लेखक का नाम शामपट पर भी दिखाई दे रहा है। क्या नाम है? यशपाल। क्या नाम है? यशपाल। तो तीसरा प्रश्न बताइए हमें, डिब्बे में प्रवेश करते ही
नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव था, किस तरह के भाव दिखाई देने लग गए थे? क्या वे खुश हुए थे? नहीं। असंतोष के? यस, बिल्कुल। नवाब साहब ने जैसे ही लेखक को खिड़की में से आते हुए देखा तो उनके चेहरे की खुशी उड़ गई थी और वो असंतोष की दृष्टि से देखने लगे थे। तो फिर अगला प्रश्न है कि नवाब साहब जब खिड़की की ओर देख रहे थे तो उनकी ओर कनखियों से कौन देख रहा था भला? कनखियों से कौन देख रहे थे? लेखक नवाब साहब को कनखियों की ओर से देख रहे थे, अर्थात अपनी आंखों के ऐसे किनारे करके देख रहे थे। तो अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया भाई? धोया है, छीला है, इतनी मेहनत की है, फिर भी खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? क्या दिखाने के लिए? अमीरी दिखाने के लिए? क्या पेट खराब हो गया था या उनका मन नहीं कर रहा था? नहीं, अपनी अमीरी, अपनी सामंती रूप को दिखाने के लिए नवाब साहब ने खिड़की से बाहर खीरों को फेंक दिया था। लेखक ने नवाब साहब को खीरा न खाने का क्या कारण बताया? क्या कारण बताया कि अच्छा नहीं लग रहा खीरा, या उनका पेट भरा हुआ है, या उनका पेट खराब हो रहा है, या उनको खीरा पसंद ही नहीं है? लेखक ने नवाब साहब से कहा कि मेरा पेट ही खराब है। पेट खराब होने का बहाना बनाकर लेखक नवाब साहब को इनकार कर देते हैं और शुक्रिया बोलते हैं। आगे प्रश्न है, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया था? बर्फी, पेड़ा, लड्डू या खीरा? बताओ क्या था? खीरा। यस, बिल्कुल सही। क्या उत्तर है? खीरा खाने का निमंत्रण दिया था। हो सकता है लड्डू बर्फी दिए होते तो लेखक भी शायद खा लेते, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, किंतु उन्हें क्या खाने का निमंत्रण दिया गया था? खीरा। तो प्यारे बच्चों, अगला हमारा प्रश्न रहेगा, वार्तालाप की शुरुआत किसने की थी? डिब्बे में क्योंकि दो ही व्यक्ति थे, या तो लेखक थे या फिर नवाब साहब थे, तो बातचीत की शुरुआत किसने की थी? नवाब साहब ने की थी। किस लिए की थी? खीरा खाने के लिए वो पूछ रहे थे, इसलिए सबसे पहले शुरुआत नवाब साहब ने ही की थी। अगला प्रश्न है बेटे, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? खीरे की तैयारी की, छीला है, धोया है, नमक मिर्च बुरका है, जीरा भी लगाया है, बड़ा ही पनियाती बना दिया है, बहुत स्वादिष्ट बना दिया। पर नवाब साहब ने उस खीरे का किया क्या? खा लिया, लेखक को दे दिया, या किसी और दूसरे यात्री को दे दिया, या इनमें से किसी को भी नहीं दिया? नहीं, लेखक ने खाया भी नहीं, किंतु नवाब साहब ने क्या किया था? नवाब साहब ने उस खीरे को खिड़की से फेंक दिया था। सब के सब खीरे खिड़की से बाहर फेंक दिए गए थे। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानता है? स्टेशन पर खीरा कैसे खाया जाता है, कैसे दिया जाता है यात्रियों को, ये तरीका तो भाई कौन जान सकता है? स्टेशन पर काम करने वाले, स्टेशन पर खीरा बेचने वाले ही सबसे अच्छा तरीका जानते हैं, इसलिए उन्होंने लेखक को जीरा, नमक और मिर्ची की पुड़िया भी दे दी थी। अब आगे अगला प्रश्न है बच्चों, यशपाल जी ने बीए की परीक्षा किस कॉलेज से प्राप्त की थी? जैसे आपने 10वीं करोगे, फिर बीए करोगे, और जब आपकी बीए होगी तो इसी प्रकार से बीए की जो परीक्षा है वो कौन से कॉलेज से प्राप्त की थी? कहाँ से प्राप्त की थी? लाहौर से। और लाहौर कहाँ आजकल? पाकिस्तान में। तो लेखक की बीए की परीक्षा कहाँ से हुई थी बेटे? लाहौर से। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बीए की शिक्षा जब वो प्राप्त कर रहे थे तो लेखक से दो स्वतंत्रता सेनानियों की मुलाकात होती है। हम ऑप्शंस में नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि लाला लाजपत राय और सुखदेव
दो स्वतंत्रता सेनानियों से उनकी मुलाकात होती है। आपको इसी तरीके से इसको याद कर लेना है। किनसे मुलाकात होती है? लाला लाजपत राय और सुखदेव से। इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों से लेखक यशपाल जी की मुलाकात होती है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर घूमते हैं। पाठ में एक शब्द आता है, क्या बेटे? शकील। क्या है? से की ले। शकील का अर्थ क्या होता है? जो आसानी से ना पचे। तो इस शकील का अर्थ हमें क्या बताना है? जो आसानी से ना पचे। ये हमारा प्रश्न का उत्तर हुआ। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वो प्रश्न है हमारा, करीने से क्या अर्थ है? जैसा कि हमने सार में पढ़ा था, करीना 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 यानी कि ढंग से। करीने का अर्थ क्या होता है? ढंग से। ये हमारा शब्द का उत्तर हुआ। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले जा रहे हैं। ये प्रश्न है, नमक, मिर्च, जीरा खीरे पर जब लगाया जाता है तो किसके मुंह में पानी आता है? लेखक के मुंह में पानी आता है। क्या देखकर? पनियाती खीरों को देखकर लेखक के मुंह में पानी आ जाता है। और क्योंकि वो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए नवाब साहब से कोई खास बातचीत तो हो नहीं रही थी, तो इसलिए जो है वो अपने स्वाभिमान के लिए खाने से इनकार कर देते हैं। आगे है, मुंह में पानी आना। मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना से अभिप्राय क्या है? मुंह में पानी आना अर्थात ललचाना। कोई भी ललचाएगा। जब खीरे पर नमक मिर्च लगेगा, जीरा भी लगेगा, तो कोई भी ललचाएगा। तो यहाँ जो है मुंह में पानी आना, इसका अर्थ हो गया बच्चों ललचाना। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो है अपनी इस वीडियो में पाठ का सार और बहुविकल्पी प्रश्न और लघुत्रात्मक किए हैं। आप इन्हें, उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।